कि जो प्लांट टिश्यू हैं, तो इस चैप्टर में हम दो तरीके के टिश्यू पढ़ेंगे, एक प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे, एक एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू कौन कौन से तरीके से बताएं? एक मेरिस्टमेटिक और दूसरा परमानेंट। परमानेंट में दो तरीके से बताएं, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में दो तरीके से बताएं कि एक जो भी है फिलिंग टिश्यू है और दूसरा बताया कि प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव फिलिंग टिश्यू के तीन टाइप बताए गए हैं। फिलिंग टिश्यू के कौन कौन से तीन टाइप हैं? कोलेनकाइमा, देन पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा। ये हैं जो कहीं फिल करते हैं। सो दैट इज पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेनकाइमा। तीन तरीके से ये हमने देख लिए थे। सो प्रोटेक्टिव टिश्यू दो तरीके के हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। कॉर्क तो न्यू जो पार्ट्स हैं उनमें एपिडर्मिस होती है, और जो ओल्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रोइंग है उनमें कॉर्क होता है। और कॉम्प्लेक्स में भी हम देखेंगे दो अलग अलग तरीके के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ तक तो देख लिया कि मेरिस्टमेटिक भी तीन तरीके से होते हैं। मेरिस्टमेटिक में हमने क्या देख लिया था? दैट इज लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल। ये भी तीनों देख लिए थे। फिर हमने ये भी देख लिए फिलिंग टिश्यू। अब हम हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में। प्रोटेक्टिव के कौन से दो टाइप हैं? दैट इज एपिडर्मिस एंड नेक्स्ट इज कॉर्क सेल। सो लेट अस सी। एपिडर्मिस में भी हमने कुछ चीजें देख ली थी कि एपिडर्मिस क्या होती है। एपी का मतलब क्या होता है? आउटर। और डर्मिस का मतलब क्या होता है? डर्मा, स्किन। सो इट इज द आउटर स्किन। एपिडर्मिस का मतलब क्या हो जाएगा कि आउटर स्किन। नाउ so epidermis is usually present in outermost layer of body. So it is found in outermost layer of body such as, कहाँ कहाँ पाई जाएगी? सच एज लीव्स। लीव्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, लीव्स में हमने देखा था लीव्स की एपिडर्मिस। ये लीव्स की एपिडर्मिस कैसी है? ओके सो अच्छा, एक मिनट। अभी कुछ ठीक है क्या? नाउ ये तो इट इज फाउंड इन आउटर मोस्ट लेयर। किसके? प्रोटेक्टिव, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फिलिंग टिश्यू है
और एक है फिलिंग और दूसरा है प्रोटेक्टिव। तो जो फिलिंग के काम में आते हैं वो कौन कौन से हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्लेरेन्काइमा। और दूसरा जो प्रोटेक्टिव है उनमें कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो एपिडर्मिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एपिडर्मिस कौन सी है। सो दैट इज एपिडर्मिस के बारे में आपके में बताया गया है 6.5 फिगर है जिसमें कि एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है। अब देखो इसमें ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? दे आर फाउंड इन लीव्स, फ्लावर, उनकी जो ऊपर की स्किन होगी वो ये होगी, लीव्स, फ्लावर। और कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक, ये ज़्यादा मोटी नहीं होगी। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक एंड इट इज कवर्ड विद वैक्सी क्यूटिकल। और इस पर क्या चढ़ा होगा? विद वैक्सी लेयर। पत्तियां चमकती रहती हैं कि नहीं? तो वैक्स लगा होता है उसके ऊपर, वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल कैसी है? अगर कई दिन तक बारिश में हम खड़े रहें तो हमारी स्किन सड़ जाएगी, लेकिन प्लांट इतना पानी में खड़े रहते हैं 10-10 दिन तक बारिश होती, क्या उन्हें कुछ होता? बोलो। एपी का मतलब आउटर और डर्मा का मतलब स्किन। जो भी किसी भी प्लांट पार्ट की आउटर स्किन है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और जो बीज वाली है उसको मीजोडर्मिस या हाइपोडर्मिस कहते हैं। जो सबसे अंदर की स्किन होती है उसको क्या कहते हैं? क्या एंडोडर्मिस? हाँ, तो ये चीज़ कही गई है। नाउ अब वैक्सी क्यूटिकल क्या करती है? वैक्सी क्यूटिकल इज वैक्सी क्यूटिकल इज वाटर प्रूफ कोटिंग। पानी में पानी ठहरने नहीं देती है। प्रूफ कोटिंग, ये वाटर प्रूफ कोटिंग होती है जो कि प्लांट को बचाती है किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से। इसके अलावा एट लोअर एपिडर्मिस ऑफ प्लांट क्या होता है? वैसे तो प्लांट की लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों होगा। ये लीफ है तो लीफ में क्या क्या चीजें होंगी? क्या अपर एपिडर्मिस नहीं होगा? और क्या होगा? सो ये अपर एपिडर्मिस है, और नीचे क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस। सो एट लोअर एपिडर्मिस तो लोअर एपिडर्मिस में देयर आर ए नंबर ऑफ, हाँ, so at lower epidermis there are millions of stomata, millions of stomata which regulate का मतलब है कि कितनी हवा आनी है, कितनी गैस आनी है। रेगुलेट गैसियस एक्सचेंज एंड कॉज ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन करते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है? हाँ, ये बात सही है। ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ एक्सेस वाटर in form of water vapor through stomata. Stomata are tiny pore. Stomata are tiny pore which are covered with
जो कि किससे कवर होते हैं, गार्ड सेल से। इसके बाहर एपिडर्मिस है ये, तो इसके बाहर एपिडर्मिस है, तो ये ओपन स्टोमेटा है। लेकिन जब क्लोज स्टोमेटा बनाएंगे तो फिर ऐसे बनाएंगे, तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, और ये बाहर में एपिडर्मिस है। सो यहाँ लिख लें ओपन स्टोमेटा, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा, जबकि ये स्टोमेटा है। और ये गार्ड सेल में क्लोरोफिल होगा, वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। गार्ड सेल जो स्टोमेटा को गार्ड करता है, बंद करता है, खोलता है। और उसमें क्या चीज़ है, इसमें क्लोरोप्लास्ट में ही तो क्लोरोफिल होता है। हमने देखा था ना कल एक वीडियो में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर गए थे तो रोटी जैसे बहुत सारे रखे थे, वही क्लोरोफिल थे। तो ये चीज़ है, और ये एपिडर्मिस है। थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या चीज़ होती है, स्टोमेटा आर टाइनी पोर which are covered with guard cells, which are covered with ये गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं स्टोमेटा। दीज आर टाइनी पोर कवर्ड विद गार्ड सेल होते हैं। एंड एपिडर्मिस इज वन सेल थिक लेयर, वो बहुत बड़ी मोटी लेयर नहीं होती है। एपिडर्मिस इज वन सेल थिक लेयर एंड इम्परमिएबल टू वाटर। और क्या एपिडर्मिस में बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा कि नहीं होगा? एंड देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, इसमें पानी अंदर नहीं जा सकता है। इन एपिडर्मिस सबसे बड़ी बात है ये आउटर मोस्ट स्किन है जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। तो अगर हम प्लांट की जो नीचे वाली लेयर लें तो ऊपर वाली लेयर लेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एपिडर्मिस मिलेगी ऐसे, और इसमें स्टोमेटा या तो नील होंगे या नहीं होंगे। बस ये कहा जा सकता है कि ये अपर लेयर है, तो ये इसमें कोई स्टोमेटा नहीं दिखाया गया है। ये अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस। और जो नीचे वाली लेयर होगी वो कैसी होगी? लेकिन लोअर लेयर में क्या होंगे, क्या स्टोमेटा होंगे? तो लोअर लेयर में ऐसे स्टोमेटा होंगे, ऐसे। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स भी होंगे। स्टोमेटा बीच की ओपनिंग है, तो ये जो बीच की ओपनिंग है वो स्टोमेटा है। और लेकिन क्या इस ओपनिंग के दोनों तरफ कुछ दिख रहा है? गार्ड सेल, तो ये गार्ड सेल है। समझ में आई? और ये हो गया स्टोमेटा, स्टोमेटा। और ये क्या है? ये एपिडर्मिस। और ये क्या है? क्या ये लोअर एपिडर्मिस है? बोलो, समझ में आ गई बात? एक मिनट।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। हम्म, दो 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 अकाउंट हो गए। अच्छा, एक मिनट, तो अभी ठीक है ना? अब देखो, यहाँ तक बात हो गई कि एपिडर्मिस का काम क्या है, कि क्या ये एपिडर्मिस जो होती हैं, क्या ये पैरेनकाइमा सेल होती हैं? एपिडर्मिस इज लिविंग सेल मेड ऑफ पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा एक टाइप है सेल का, लेकिन एपिडर्मिस में भी उसी का इस्तेमाल होता है। फ्लावर हुआ या ये हुआ, इन सब से ये चीज़ बनती है। ओके, अब देखो कि इन केस ऑफ रूट्स, एपिडर्मिस में क्या होगा? इन केस ऑफ रूट्स, एपिडर्मिस हैज रूट हेयर्स। तो एपिडर्मिस हैज रूट हेयर्स जो उसको जमीन से बांधे रखती है। मान लीजिए ये रूट है, तो इसमें हेयर्स होंगे रूट में। तो रूट में क्या होंगे? रूट हेयर्स। और फिर उसमें स्टोमेटा की जरूरत नहीं है, बस बस यही चीज होगी और इसी से पानी आएगा जाएगा। तो ये रूट है। अब देखिए कॉर्क क्या होती है। क्या जो ओल्ड वुडन पार्ट होता है प्लांट का, जो वुडन स्टेम होते हैं, क्या उसके ऊपर कॉर्क होती है? जैसे अगर मैं कहूं कि स्टेम ऑफ प्लांट कैसा होगा, और क्या उसके ऊपर कॉर्क होगी जिसको हाथ से आप चिप ऑफ कर सकते हो? सो कॉर्क ऑफ प्लांट, लेट अस सी, ये देखो, ये इस तरीके से अगर आप प्लांट देखोगे, प्लांट को कट करोगे तो क्या ऊपर बहुत पैडी स्ट्रक्चर होगा? या कोई भी ऐसे देख लो तो सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो क्या होगी, जो हाथ से उखड़ भी जाती है? ये देखो, ये ऐसे उखड़ते हुए देखा है प्लांट में से कभी कभी निकलते हुए? तो वही चीज, नहीं ऐसे ये नहीं कह सकते ऑरेंज नहीं होगा, जैसा पेड़ होगा उस हिसाब से होगा, बट इसकी जो ऊपर की लेयर है वही कॉर्क है, और हाथ से जरा सा उखाड़ने से ये उखड़ जाएगी। देखो ये उखड़ जाती है ना, ऐसे थोड़ा सा निकालोगे तो ये कॉर्क है। और इसी के डॉट भी बनते हैं, पता है, कांच के जो छोटे छोटे होम्योपैथिक बॉटल्स हैं या कहीं कहीं पर, तो उसके ढक्कन भी इसके बनते हैं, मालूम है कि नहीं? तो हम ऐसा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नाउ कॉर्क कैप, ओके। नाउ कॉर्क क्या होता है? शटल में तो आपने देखी होगी, शटल से। सो एज प्लांट ग्रोज ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू, सो इन द ओल्डर parts of plant like stem,
जब वो वुडन हो जाएगा, ठीक है। देयर इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग किसकी बनी होगी? मेड ऑफ स्लेरन काइमा होगी ये। और स्लेरन काइमा कैसा होता है? इज प्रेजेंट, तो डेड सेल होगी ना। इट इज ए काइंड ऑफ डेड सेल विच, जो कि प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, कि कहीं से इसको चोट लग जाए, कोई लाठी मार दे तो वो उसे बचा लेगी, क्योंकि कुशनिंग इफेक्ट देगी। एज इट प्रोवाइड्स कुशनिंग इफेक्ट, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। बहुत धूप हो, गर्मी हो, तो भी तो ये कॉर्क उसको बचा ले जाती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो ये इसका काम होता है कि ये होता है। तो ये डेड सेल होती हैं। इट इज फिल्ड विद रेजिन्स, इसमें गोंद भरा होता है। कभी गोंद निकलते हुए देखा है प्लांट के तने में से, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप? इट इज फिल्ड विद, उसी गोंद के लड्डू बनते हैं। रेजिन, जस्ट एक दिखाता हूँ, कलर में भी हो सकता है, हल्का सा ब्राउनिश। रेजिन कमिंग आउट ऑफ प्लांट। देखो कभी कभी ऐसे प्लांट में से निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। ये ऐसे देखा है, गोंद सा निकलता हुआ प्लांट से। तो अगर ऐसा निकल रहा है किसी किसी प्लांट से, ऐसे गोंद टप 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 गिर भी सकता है। यानी प्लांट में से कभी भी, ये मतलब प्लांट का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बट वो हम लोग यूज करते हैं कि जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है वो लोग इसको यूज करते हैं। बट ये प्लांट से निकलता रहता है, ये प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब हड्डियों का समस्या होती है, तो जिनको हड्डियों की समस्या रहती है वो इसे यूज करते हैं। और इट इज कमिंग आउट, हाँ, ऐसे जैसे कोई भी ऐसा है ना, किसी तने में से टप 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 गिर रहा है, कोई कट पार्ट है तो उसमें से रेजिन निकलने लगता है। तो ये चीज़ है। और वैसे ये गोंद बाजार में भी मिलता है, पंसारी की दुकान में मिल जाएगा। ये जो प्रोविज़न स्टोर है इस तरीके का होगा, तो इससे लड्डू बनाए जाते हैं। ये रेजिन है, गोंद, गोंद के लड्डू बनते हैं इससे। ये प्लांट से ही तो निकलता है। और देखो इस तरीके से होता है ना, तो ये चीज़ होती है। तो ये कहाँ से निकलता है? ये कॉर्क से निकलता है। So it is filled with resin and also it contains waste product। resin तो waste product है ही है। waste product सुबेरिन। देखो लिग्निन तो हमने पढ़ लिया था वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन और कौन से प्लांट के 4 वेस्ट प्रोडक्ट हैं? लिग्निन, सुबेरिन और रेजिन एंड टैनिन, ये 4 प्रोडक्ट हैं। तो
टैनिन, तो इन सब की वजह से ये सब ये कॉर्क बनता है, लेकिन ये उसी में ही रहता है। सो अगर हम देखें तो आपकी बुक में भी बना हुआ है, जरा कॉर्क का फिगर देखो 6.6, क्या ये मल्टी लेयर्ड है? पेज नंबर देखो 73, कॉर्क का डायग्राम बना है तो नहीं है ना? 73 पेज पे देखो, जाइलम फ्लोएम के बगल में 6.6 फिगर। चलो 72 से देख लो, कुछ पोर्शन कहीं से कटा होगा। तो इस तरीके से ये मल्टी लेयर्ड ऐसे है ये। तो नाउ जैसे मल्टी लेयर्ड स्किन होती है, हम लोगों की मल्टी लेयर पैर की एड़ी देखिए कितनी मोटी होती है, बताओ क्यों होती है? और हमसे भी मोटी होती है गाय के पैर के खुर, देखें उसकी स्किन कितनी टफ हो जाती है, गाय और हाथी के पैर के जो नीचे होता है, नहीं क्या एड़ी, जो पैर जिसको हम घिसते हैं साबुन लगा के, और है ना, तो वो कितनी मोटी होती है बाकी स्किन से। इसकी मोस्टली वो उसमें कुछ ऊपर की लेयर्स डेड स्किन भी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से इसमें ये डेड स्किन है और मल्टी लेयर्ड है। तो मल्टी लेयर्ड है और ये सब डेड सेल हैं जो कि सूख गई हैं, तो ये कॉर्क हो गई हैं, और इनमें ये सब कॉर्क सेल है। ठीक है, ये क्या हो गई? कॉर्क सेल से बनकर कॉर्क टिश्यू बनी, और ये सब डेड सेल्स हैं। और इनमें जो ऊपर की लेयर है, क्या वो रप्चर्ड है? वो एपिडर्मिस या वो सब सेल टूटी हुई हैं? रप्चर्ड एपिडर्मिस, नीचे नई वाली आ रही है, लेकिन ये छूटी नहीं, क्योंकि इसका भी काम है कि प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। बाकी किसी किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट भी होगा, तो बस ऐसा ही वो सूख गया है। ऐसे किसी किसी में आपके में बना भी है, तो ये बना सकते हैं, बट इट इज डेड सेल, मल्टी लेयर्ड होती है। सो कॉर्क इज ए मल्टी लेयर्ड, कॉर्क इज मेड ऑफ मल्टी लेयर्ड डेड सेल, कॉर्क इज मेड ऑफ मल्टी लेयर्ड डेड सेल्स। अब देखो कि ये सारी चीज हो गई। सो व्हाट आर द एक्सचेंजेस टेकिंग प्लेस थ्रू स्टोमेटा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर द gaseous exchanges बोलो क्या कह रही हो माही? हाँ वही सारी चीजें लिखनी है। सो वाटर भी होगा। ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या करते हैं? ड्यूरिंग डे टाइम दे, जो प्लांट होते हैं, प्रिपेयर फूड विद हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर। प्लांट प्रिपेयर फूड with help of CO2 and water। CO2 भी चाहिए, पानी भी चाहिए। So they take CO2 from atmosphere। CO2 कहाँ से लेंगे? ओके, सो they take CO2 from atmosphere। हाँ आपने वो डायग्राम जो बनाया है कॉर्क टिश्यू का, उसमें सबसे पहले से आपने क्या लिखा? सबसे
रप्चर्ड यानी टूटी फूटी, बुक में लिखा है, देखो रप्चर्ड लिखा है सब, और कॉर्क सेल्स हैं। रप्चर्ड एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस का मतलब आउटर स्किन, तो ये रप्चर्ड है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है ना। तो अब जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा क्या करेगा दिन के टाइम में? क्या बोलो? रप्चर्ड एपिडर्मिस का मतलब है टूटी फूटी आउटर स्किन। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है? आउटर स्किन, आउटर मोस्ट। और रप्चर का क्या मतलब होता है बताओ? तो जो चीज अब आप तो देखते ही हो ना कि बार्क का क्या हाल चाल होता है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति तो होती नहीं उसकी, वो रप्चर्ड है। अब ये देखो, ये इसमें क्या लेगा स्टोमेटा दिन में? क्या ये CO2 लेगा? सो इनसाइड दे टेक CO2। क्या क्या चीज बोलो माई? रात का भी अभी बताने, अभी डे टाइम में देखो, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होगा? डे टाइम में ये CO2 लेगा। और CO2 क्यों लेगा? क्या इसे खाना बनाना है? So during daytime they take CO2. Why they will take CO2? क्योंकि 6 CO2 लेंगे और 6 वाटर लेंगे, तो क्या बनाएंगे? क्या C6H12O6 बनाएंगे, और क्या O2 बनेगा, उसे बाहर फेंक देंगे। ये ग्लूकोज तो अपने पास रखेंगे, और ये इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये लेते तो CO2 हैं, सम ऑफ O2 दे यूज फॉर रेस्पिरेशन, इनको भी सांस लेनी होती है, ठीक है। और CO2 प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं, एज ग्लूकोज एंड ठीक है, रिलीज O2 एज वेस्ट प्रोडक्ट। 10% ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ इसकी 10% ऑक्सीजन दे यूज, उनका बहुत स्लो रेस्पिरेशन है, दो यूज फॉर सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन, एंड रेस्ट 90% क्या करेंगे? हाँ, 10% वो रिलीज कर देंगे, दे रिलीज है, ये रिलीज ही है, रिलीज। सो एंड रेस्ट 90% दे रिलीज इन एटमॉस्फियर। और कहाँ से रिलीज करेंगे? थ्रू स्टोमेटा। तो ड्यूरिंग डे टाइम नेट एक्सचेंज क्या होगा स्टोमेटा से? हाँ, सो नेट एक्सचेंज ड्यूरिंग डे टाइम, CO2 gets in और O2 goes out, यही बात है कि नहीं? O2 बाहर फेंक दी जाएगी, CO2 ले ली जाएगी, और रात को क्या होगा? ये कौन सा प्रोसेस मैंने बताया बताओ? हाँ, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाना, और ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और फिर रात को क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट, हाँ ड्यूरिंग नाइट रिलीज करते हैं, रात को उनमें सिर्फ सांस ली जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होती। देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सन के बिना तो नहीं हो सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रात को खाना नहीं बनाते हैं। सिस टेकिंग प्लेस
but plant नेट एक्सचेंज ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग यानी दिन के कौन सा साथ वो आपने बेस्ट प्रोडक्ट लिखा है, वो कौन सी है? वेस्ट प्रोडक्ट टैनिन है, सुबेरिन है, टैनिन और सुबेरिन यहाँ पे, तो रिलीज O2 एज वेस्ट प्रोडक्ट और उसमें से जितने 10% ऑक्सीजन उसके ऊपर लिखा है ना। हाँ तो ये चीज क्या दिखाई गई है कि जो 6O2 है वो क्या है, क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट है? अच्छा, रात को क्या होता है? देयर इज नो फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस बट प्लांट डू रेस्पिरेशन 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे उनमें सांस कोई ना ले तो मर ना जाए, सांस लेना ही तो जीवन की निशानी है, तो 24 आवर्स दे डू रेस्पिरेशन। सो ड्यूरिंग नाइट, अब रेस्पिरेशन क्या चीज होती है? क्या ग्लूकोज का तोड़ना रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन की मदद से? और इसमें क्या क्या निकलेगा? क्या CO2 निकलेगा और वाटर निकलेगा? बिल्कुल उल्टा हो गया वही रिएक्शन, और एनर्जी मिलेगी। इस एनर्जी से प्लांट अपना काम चलाएगा क्या? दिन में एनर्जी लेके ये बनाया और रात में इसको तोड़ के एनर्जी बनाई, उसी की उल्टी रिएक्शन करिए। यानी दिन और रात की, दिन में भी ये रिएक्शन चल रही थी, ये तो 24 घंटे चल रही, लेकिन ये स्लो रेट पे चल रही थी, तो रात को तो सिर्फ यही चल रही है, तो अब इन्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सो ड्यूरिंग नाइट दे एब्जॉर्ब O2 फ्रॉम स्टोमेटा एंड रिलीज, और क्या रिलीज करते हैं? CO2 फ्रॉम स्टोमेटा, ठीक है। एंड दे आल्सो रिलीज वाटर वेपर एज रिक्वायर्ड व्हेन इट इज एक्सेस, वाटर वेपर भी रिलीज करते हैं, वो भी फिर गैसियस हो गई। दिन रात में, रात में इनके पास ग्लूकोज है, तो बताओ सांस लेने के लिए आप क्या करती हो? जैसे आपने ग्लूकोज खा लिया, आलू खा लिया, चावल खा लिया, क्या ऑक्सीजन लेती हो जिससे कि वो सेल में टूट जाए? हम तो खैर 24 घंटे सांस लेते हैं, प्लांट भी 24 घंटे लेते हैं, तो हम सांस करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चीज नॉस्ट्रिल से अंदर लेते हैं? क्या ऑक्सीजन? और रिलीज क्या करते हैं? CO2। तो जो स्टोमेटा है वो प्लांट की नाक है, तो वो दिन में भी यही कर रहा था, लेकिन दिन में एक उससे भी बड़ा प्रोसेस आ गया था उसके पास, तो उसके आगे उसका सांस लेना छोटा पड़ गया। तो सांस लेना, वो तो खड़ा खड़ा है, तो खड़ी चीज कितनी सांस लेगी? हम तो दौड़ते भागते रहते हैं, तो हमें तेजी से सांस लेनी, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। दिन में ना, दिन में अब देखो, जो दिन में इसने सांस ली, दिन में भी यही काम किया, लेकिन जो दिन में CO2 इससे निकली थी, क्या इसने उसको बाहर जाने दी कि नहीं? बोला नहीं नहीं, ये हमको दो, हम इससे खाना बनाएंगे। CO2 बाहर जाने देगा क्या? सांस लेने से जो CO2 और H2O निकली, क्या उसको वो यूज कर लेगा खाना बनाने में? और जरा देखो, डे टाइम में दोनों रिएक्शन होंगी। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होगी, और साथ में क्या होगी बताओ? रेस्पिरेशन भी होगी। रेस्पिरेशन बहुत स्लो होगी, इसलिए मुख्यतया जो फोटोसिंथेसिस की गैसेज है वही ली और दी जाएंगी। फोटोसिंथेसिस में इसको किस गैस की जरूरत है? तो CO2 लेगा और छोड़ेगा क्या? O2। लेकिन इस O2 का थोड़ा सा पार्ट वो सांस लेने के लिए रख लेगा। समझ में आई? तो इस तरीके से स्टोमेटा ये काम करता है कि रेगुलेट करता है अपनी ओपनिंग एंड। अब दूसरी चीज देखते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती हैं? दैट इज, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स।
वन टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड दीज सेल्स जो अलग अलग टाइप की हैं परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, सब एक ही काम में लगी रहेंगी। यद्यपि इसमें बहुत एक से ज़्यादा तरीके के सेल हैं लेकिन काम सब एक ही करेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है जाइलम टिश्यू और दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया है वो कौन सा है, फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू देखो, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू बोथ आर इनकेस्ड इन वेस्कुलर बंडल। ये सब किस में से होके गुजरती हैं प्लांट में? बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं, उसी में से आना जाना होता है, तो ये वेस्कुलर बंडल में होती हैं। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर वेस्कुलर टिश्यू। ये कैसी टिश्यू हैं? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर का क्या मतलब होता है? एज these are used for transportation of material, these tissues are in ये enclosed। ये किस में enclosed होंगी? क्या इन वेस्कुलर बंडल में होंगी? तो दीज टिश्यूज आर इनक्लोज्ड इन वेस्कुलर बंडल। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्लांट में वेस्कुलर बंडल होता है और वो नीचे से ऊपर तक चला आएगा, तो क्या इन्हीं में ही इनक्लोज्ड है? यहीं पे जाइलम फ्लोएम है। सो वेस्कुलर बंडल में होंगी। जाइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 different types of cells। Four different types of cells। कौन कौन सी different types of cells हैं? That is xylem vessel, xylem vessel, tracheids, सही बात है, जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा कौन सा है? जाइलम फाइबर। क्या जाइलम जाइलम फाइबर जो है वो ये स्लेरेन्काइमा भी कहलाती है, तो एक पैरेन्काइमा एक स्लेरेन्काइमा। तो ये 4 तरीके की सेल हैं। जरा हम देखें इनका शेप कैसा होगा। तो नाउ लेट अस सी हाउ दे लुक लाइक। ओके, सो सबसे पहले होती है, बुक में आपके डायग्राम भी बना हुआ है, तो जाइलम टिश्यू के बारे में देखें कि जाइलम टिश्यू किस तरीके से होगी। हाँ, सो ऐसे, तो ये जाइलम टिश्यू है। यानी कि इसमें देखें कि ये ऊपर से नीचे तक ऐसे जाएंगी, एंड ये जो चीज़ है ये क्या है? ये एक खाली प्लेस है जिसमें से जाइलम वेसल जाएगी, यानी ये एक तरीके का ट्यूब है और इसमें पानी ऊपर तक जाएगा। ये भी एक ट्यूब है, ऐसे ये भी ट्यूब होगी जिसमें से पानी ऊपर तक जाएगा। लेकिन इसके बगल में और भी कुछ चीज़ें होंगी
तो इसके बगल में ऐसी एक इस तरीके से ट्रैकीड भी होंगी। ट्रैकीड कैसी होती है? क्या टैपर्ड होती हैं? इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होंगे। तो अभी तक हमने इसमें दो चीजें देखी। एक तो क्या देखा कि इस तरीके से जाइलम वेसल है जो पूरी खुली हुई है, ये इसके बीच में कोई सेल वाल नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरी खुली हुई है। और इसमें भी ये पूरी ऐसी है, खुली हुई है, कोई बीच में वॉल नहीं है। ये कहाँ से, रूट से लेकर लीफ तक क्या पूरी खुली हुई है? जैसे आपके घर में पानी, कूलर में पानी भरने वाली ट्यूब होती है, पूरी खुली हुई होती है क्या? कि बीच बीच में कुछ रुकावट होती है? और लेकिन कूलर में पानी भरते हो जिससे, ट्यूब से, रबर की ट्यूब से, पाइप, तो उसमें कुछ बीच में रुकावट तो नहीं होती ना, नल से लेके कूलर तक। तो वही चीज ये है। अच्छा, ये भी है, जैसे गार्डनिंग करते हो जिस पाइप से पानी डालते हो, ये हो गई। ये हो गया जाइलम, ये जाइलम वेसल है, जाइलम वेसल हो गया। अब देखो ट्रैकीड किस तरीके से होगा, तो ट्रैकीड इस तरीके से होगा। अगर आप देखें तो इसको ऐसे देख सकते हैं, यानी ये है ट्रैकीड। क्या? सी है जाइलम पैरेनकाइमा। तो जाइलम में कुछ पैरेनकाइमा भी होती हैं। क्या? ये ना, ये ट्रैकीड है, ट्रैकीड्स। और ये क्या है? क्या जाइलम वेसल। और इस जाइलम वेसल के बगल में अब बहुत सारी ऐसी सेल होंगी जो लिविंग सेल है। ये जाइलम पैरेनकाइमा है जो इसको पोषण देंगी। और कुछ फाइबर्स होंगे। फाइबर क्या होंगे? मजबूती देंगे क्या? तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ इसके बगल में भी पैरेनकाइमा होंगी, वो क्या करेंगी? इसको ऐसे, एक सिर्फ इसमें पैरेनकाइमा ही लिविंग है। पैरेनकाइमा देखो बुक में पैरेनकाइमा बनी हुई है, तो ये है पैरेनकाइमा। ये सबको पोषण देती है, इट गिव्स न्यूट्रिशन एंड मेंटेनेंस। ये है। सो इसको कहेंगे ट्रैकीड्स। और ये क्या हुआ? क्या फाइबर हुआ? किसी भी, अगर आप हरे प्लांट को तोड़ोगे तो क्या उसकी टहनी आसानी से तोड़ पाओगे कि उसमें से कुछ रेशे रेशे निकलते हैं? तो जाइलम फाइबर हुआ ना ये, और ये है जाइलम पैरेनकाइमा। कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों डेड हैं। और ये किसकी बनी हुई है? लिविंग सेल्स। और ये डेड सेल्स की बनी है। जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल और ट्रैकीड्स, ये सब डेड सेल्स की बनी है। जबकि जाइलम ट्रैकीड्स पानी को हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं। यानी कहीं कहीं अगर पानी है तो अगर इसके पास ज़्यादा पानी है तो थोड़ा पानी रोक लेंगे कि बाद में देंगे तुमको, अभी इतना ही ले जाओ, कभी बाद में जब पानी नीचे से रूट्स में नहीं होगा तब हम देंगे। तो हॉरिजॉन्टली वो रख लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। इसमें पिट बने क्या, छोटे छोटे गड्ढे? और क्या इसमें भी पिट है? देख लो बुक में। तो इसके पिट और उसके पिट क्या करेंगे? क्या इसके पिट से उसमें पानी चला जाएगा? बुक में देखो दोनों में पिट बना हुआ है। तो वो इसलिए चला जाता है कि कभी मान लो आपने ज्यादा पानी डाल लिया प्लांट को, 4 दिन नहीं डाला, तो क्या होगा? वो पिट पानी बचा के रख लेगा और फिर बाद में 3-4 दिन तक उसको देता रहेगा। और ये न्यूक्लियस है।
क्या? ओके सर, तो मुझे लगा वो भी पेट नहीं। तेजी से बोलो तो मैं बता दूं। नो सर, मैं तो लगा वो पेट है। ये पिट नहीं है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें साइटोप्लाज्म है ना, बुक में देखो साइटोप्लाज्म नहीं लिखा है लिखा है पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस लिखा है, दिखा पैरेन्काइमा। अब देखो, तो अब हम देखेंगे कि जाइलम का मुख्य काम क्या है। जाइलम का हमने स्ट्रक्चर बना दिया और इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और इसमें बहुत सारे ट्यूब का बंडल होगा, बीच में और भी बंडल होंगे जो कि ऐसे ऐसे होंगे। तो ये चीज है, ऐसा जाइलम का फिगर होगा। ये रूट से शुरू होकर लीफ तक जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि दैट इज कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लांट में, तो वो हम देख लें। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। So just एक मिनट। So let us see कि xylem and phloem tissue। Are you a NEET aspirant और आपने कभी सोचा नीट का स्ट्रक्चर कोर्स आपको फ्री में मिल सकता है? नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरा नाम है विशाल खट्टर और एक मैं एमटेक। Now soil, nitrogen, phosphorus, and other minerals. तो जाइलम का काम क्या है? क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे मिनरल को भी पहुंचाना? With the help of roots, which are in contact with the सिर्फ soil. पानी नहीं पहुंचाता है, Distance between soil बहुत सारी चीजें चाहिए। जैसे हमको बहुत सारे विटामिन चाहिए। Less and raw materials can easily diffuse. अब देखो, Do not move and plant for photosynthesis in order to pad in the leaves or to be transported. A single cell shorter in length with vessels and tracheids, the food carrying tubes, also known as कैरिंग तो हम अभी Phloem. देखेंगे, फूड भी होता है, लेकिन transport of xylem water. In xylem, tissue vessels and tracheids tracheids, are the two types of transport tissue in plants. fiber Both बहुत पतले vessels होते and हैं, दिखेंगे tracheids नहीं, बहुत पतले consist of thick cell walls. अच्छा, पैरेन्काइमा कहाँ है? ये है। Tracheids are single cell shorter in length, whereas vessels are several celled and much longer than इसमें tracheids. वाटर जाता है। In xylem, vessels and tracheids of root stem and leaves are interconnected to facilitate continuous water conduction system to all parts of plant. पूरा रूट से शूट तक The water transport upwards against force of gravity with the help of xylem vessels. In the movement of water, upwards plants have two types of strategies. More concentration of water molecules from stomata of leaves into atmosphere. The flow of water is bulk flow, and negative pressure facilitates movement of water and minerals into roots. Transpiration of water. Transpiration is nothing but of evaporation of water molecules from stomata of leaves into atmosphere.
Stomata are the guard cells. In definition, transpiration, water molecules from stomata of leaves into atmosphere. Stomata are the guard cells. भी हो सकती है. In definition, transpiration is defined as the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. The loss of water molecules or evaporator through xylem vessels in the leaf. It also helps in temperature regulation, transport of foods. The structure of phloem consists of conducting cells called sieve elements, which are thick, circular, and एक चीज और बताना था हमको. water upward as the loss of water into roots. मतलब जो लीफ है यहाँ पे From the air guard cells थोड़ा सा पहले is nothing but of evaporation of water ये to देखो, molecules अगर दिखाएगा तो मतलब ये जो भी इसमें लीफ है ना, तो लीफ का जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें जाइलम पहुंचता है, तो जाइलम फ्लोएम इसमें दिखाया जा रहा है. खैर हम आगे दिखा देंगे आपको. अब आगे देखिए कि जाइलम के बारे में आपको पता चल गया कि वाटर पहुंचाता है. नाउ 4 चीजें हैं जाइलम में, तो आपको चारों के काम पता होने चाहिए कि भाई 4 चीजें हैं तो क्या क्या करती होंगी. सो नाउ वो तीनों डेड सेल्स हैं ना. डेड नहीं होंगी, उसमें क्लोरोफिल बस कम है. हाँ ये तीनों तो डेड सेल है, ये तीनों डेड सेल है. अच्छा अब देखिए कि यहाँ पर जाइलम वेसल्स क्या करती हैं. जाइलम वेसल्स क्या होंगी. जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट water from roots to leaves. These are tube-like structure, tube-like structure and made of dead cell. They transport water and mineral against gravity. ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में पहुंचाती हैं, क्योंकि ग्रेविटी तो पानी नीचे खींचेगी, लेकिन ये तो कहाँ ले जा रही हैं, वर्टिकली ना. सो दे ट्रांसपोर्ट water and mineral up to leaves from roots against gravity. तो जाइलम वेसल ये करती हैं, तो ट्रैकीड्स क्या करती हैं. ट्रैकीड्स, so tracheids have small pits. in number of small pits xylem में भी होती है. तो tracheids have a number of small pits. pits का मतलब holes होता है, which are interconnected. with pits of xylem vessel. These are, इनका काम क्या है. These are ये करती हैं, these transport water in horizontal direction. These transport water in
horizontal direction and keep a reserve amount of water within it. These are made of dead cells. जबकि जाइलम पैरेन्काइमा क्या करती हैं? These are यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनि का मतलब समझते हो कि जिसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस हो. यूनिन्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स. और ये क्या करती हैं? विच मेंटेन जाइलम टिश्यू. जाइलम टिश्यू में तो सब कुछ डेड है, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ लिविंग सेल्स होनी चाहिए कि नहीं? टिश्यू किसको किसको? सच एज जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, इन सबको ये मेंटेन करती है. एंड जाइलम फाइबर. जाइलम, दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड. एक न्यूक्लियस होता है इनमें. यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस, एक नाभिक होता है. यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. देखो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस बना है कि नहीं? तो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं. और ये लिविंग सेल होती हैं जिनका इतना ही काम है. जाइलम फाइबर क्या करती होगी? So they provide, these are dead cell and provide mechanical strength to xylem tissue. उसको मजबूती देती हैं. So these are dead cells. These are made of, क्योंकि टिश्यू है ना, made of dead cells which provides mechanical strength. मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं टू जाइलम टिश्यू. अनुराग, जाइलम में कौन कौन सी 4 तरीके की सेल्स होती हैं? बोलो. हाँ, बताओ. प्रार्थना बताओ, कौन सी 4 तरीके की टिश्यू होती हैं जाइलम में? बताओ. Take it. Okay. What is the main function of xylem tissue? Transport water and mineral from root to leaves. Water and minerals. So, main function of, हाँ, बार्क के अंदर, जब बार्क के अंदर होगी तो वो एक एपिडर्मिस होगी, लिविंग एपिडर्मिस. ये सब तो डेड एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस है हम लोगों की भी तो. सुबेरिन वेस्ट सब्सटेंस है. सुबेरिन है, कैनिन है, लिग्निन है, रेजिन है, ये सब उसके वेस्ट सब्सटेंस है. लेकिन जो सेल होगी वो एपिडर्मिस होगी, जो उसके ठीक अंदर. देखो जैसे हम कभी अपने हाथ से जब कभी कहीं से घूम के आती तो ऊपर की स्किन छिलने लगती कि नहीं? निकलने लगती, नई आ जाती. ऐसा देखा है क्या? वो क्यों होती है? क्या इसका मतलब है कि क्या ऊपर वाली निकल जाएगी तो क्या उसके नीचे नई एपिडर्मिस नहीं है क्या?
एपिडर्मिस की लेयर है, तो ऐसे जो हमारी डेड सेल्स होती हैं वो भी चिपकी रहती हैं कभी कभार, जैसे पैर की एड़ी में चिपकी रहती है, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा देती है। और गाय की पैर की एड़ी में तो देखो कितनी सेल्स मल्टी लेयर्ड चिपकी हुई है, उसका खुर कहलाता है कि नहीं, गाय घोड़े का, वो उसी पे टक 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 चलता रहता है। तो वैसे ही जो कॉर्क सेल के अंदर एक लिविंग सेल है, वो उसकी एपिडर्मिस है। तो अब देखो जाइलम के बारे में तो हमने देख लिया, अब हम फ्लोएम के बारे में देखेंगे। हो गया ये पेज? नाउ फ्लोएम देखिए, स्कूल में क्या अभी एनिमल सेल खत्म कर दिया कि नहीं? अच्छा ठीक है। फ्लोएम, तो फ्लोएम क्या चीज होती है? फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू which transports food, that is glucose, कहाँ से कहाँ तक? From leaves to different parts of plants। तो लीव से सब जगह ये पहुंचाते हैं फ्लोएम। अब आप अपने बुक में देखो कि लीव से डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाते हैं, तो बुक में फ्लोएम बना हुआ है। तो फ्लोएम किस तरीके का होगा कि इस तरीके से ऐसे होगा, ठीक है, ये है। तो ये हमने बना दिया। अब जरा देखें, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये एक सीव प्लेट होगी, यानी अगर ये कट कर दिया गया ऐसे, ऐसे बहुत सारी सीव प्लेट होंगी। इसमें थ्रू एंड थ्रू नहीं होगा, थ्रू एंड थ्रू नहीं होगा, इसमें बहुत सारी सीव प्लेट होंगी। ये ऐसे ही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि खाना ऊपर पत्ती से गिरे और सीधा नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता इसमें। तो ऐसे जैसे चलनी नहीं होती है आटा चालने वाली, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें होगी। तो ऐसे ये सीव प्लेट हो गई। तो बहुत सारी सीव प्लेट हैं, तो हम बताएंगे कि किस काम में आती हैं। इसको कहते हैं, इसका नाम है फ्लोएम सीव ट्यूब। सो दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब। अब देखो जरा, ये जो है ये सीव प्लेट है, सीव प्लेट, और जो बीच की ट्यूब है उसे क्या कहेंगे? सीव ट्यूब होगा। और इसमें भी पैरेन्काइमा तो होगा, इस तरीके से जैसे उसमें पैरेन्काइमा था, तो क्या इसमें भी होगा? ये पैरेन्काइमा है, तो ये पैरेन्काइमा। इसके अलावा भी इसमें और क्या चीज़ होंगी? पैरेन्काइमा के अलावा कंपेनियन सेल होगी, लेकिन वो लाइव होंगी, वो थोड़ी स्लेंडर होंगी, नुकीली, लेकिन लाइव होंगी। तो और फिर फाइबर भी होगा, है वही लगभग। तो यहाँ पर भी ऐसे बना सकते, इसमें फाइबर डेड होगा बस। और बाकी ऊपर भी ऐसे बना सकते हो ऐसे। अब देखो चार चीजें आपको दिखाई। चार क्या क्या चीजें दिखाई? पहली चीज कि ये क्या है? सो इसमें ऐसे बहुत सीव ट्यूब है, ये सीव ट्यूब है। ये जाइलम के चार कंपोनेंट हैं। एक कौन सा है? सीव ट्यूब, ये लाइव है। और दूसरा देखो, दूसरा है कि पैरेन्काइमा, बिल्कुल उसी तरीके से पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा तो आप लोग जानते हो ना,
पैरेन्काइमा का शेप थोड़ी ना बदल जाएगा। ऐसी लंबी लंबी होती है कि नहीं, आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नहीं दिखाया है पीछे। तो सीव ट्यूब है, सीव प्लेट है, तो ये पहला है। इसके 4 पार्ट हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ सीव ट्यूब। दूसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा। और तीसरा ट्रैकीड की तरह ही होगी लेकिन इस तरीके से होंगी। तो ये क्या है? फ्लोएम की कंपेनियन सेल है। और चौथी क्या चीज है? फ्लोएम फाइबर। ये चीज हो गई। तो ये 3 चीज कैसे होती है? हाँ, ये लिविंग है सेल्स, और लिविंग टिश्यू बोल सकते हो। लिविंग सेल से जो बनी हो उसे क्या कहेंगे? लिविंग टिश्यू, क्योंकि ये सब लिविंग सेल से बनी है। और ये हाँ, और ये डेड सेल से बनी है तो डेड टिश्यू हो गई। सो अब ये कह सकते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 types of cells, that is sieve tube, phloem, parenchyma, companion cell, and next is phloem fiber. First 3 are made of living tissue, while fourth जो लास्ट वन is made of, इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल्स लिख लें, क्योंकि ये पूरी टिश्यू है जाइलम टिश्यू, तो सेल्स भी लिख सकते हैं सेल्स। वाइल लास्ट वन इज मेड ऑफ डेड सेल्स, वो डेड सेल की बनी है। फ्लोएम पूरी एक टिश्यू है जो 4 तरीके की अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। तो पहली 3 लिविंग सेल से बनी है, यहाँ भी सेल ही लिख लो। सो मेड ऑफ लिविंग सेल्स ऐसे लिख लो, इसको कट कर लो। मेड ऑफ लिविंग सेल्स और मेड ऑफ डेड सेल्स। अब देखो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, सीव ट्यूब देखो क्या करती है। सो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू, ये कहां से ले जाएगी? लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। इट हैज वेरियस सीव प्लेट्स, इसमें बहुत सारी सीव प्लेट्स हैं। प्लेट्स कैसी होंगी? क्या वो पोरस होंगी? क्या उनमें छेद होगा? पोरस का मतलब समझते हो? which are porous in nature. ऐसा ना हो कि शुगर जो पानी में डिजोल्व है वो नीचे गिर जाए, नहीं तो फिर हॉरिजेंटली ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी में गिर जाएगा, तो जो साइड वाइज मूवमेंट है वो फिर नहीं हो पाएगा। ऊपर से नीचे गिरा शुगर सिरप, सीधा नीचे गिर गया, तो बीच वालों को मिल पाएगा क्या?
सो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट, और जबकि जाइलम में क्या होता है, जब आप वो होता है पाइप से पेप्सी पीती हो स्ट्रॉ से, तो फिर क्या पहले उसके पाइप की हवा खींच लेती हो तो अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाता है, और क्या उसको भरने के लिए नीचे से पेप्सी ऊपर उठती है। तो जब स्ट्रॉ से हम पहले पेप्सी पीते हैं तो सबसे पहले क्या हम पेप्सी पीते हैं कि हवा खींचते हैं मुंह में, स्ट्रॉ की हवा जब खींच लेंगे तो फिर स्ट्रॉ के अंदर क्या बचेगा, कुछ बचेगा कि वैक्यूम बचेगा? जब कुछ नहीं बचा तो वैक्यूम, उस वैक्यूम को भरने के लिए क्या आएगा नीचे से, पानी। ऐसे ही जब ट्रांसपीरेशन होता है, पत्तियों से पानी उड़ता है, तो क्या पीछे वैक्यूम बच जाता है जाइलम में। उस जाइलम में जब वैक्यूम बच जाएगा तो क्या रूट से पानी चढ़ेगा उस वैक्यूम को भरने के लिए। तो क्या ट्रांसपीरेशन कॉजेस सक्शन एंड दैट्स व्हाई वाटर राइजेस अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। यही बात है। तो वो तो हो गया ट्रांसपीरेशन का काम, और ये काम है जो खाना पहुंचाने का, इसको क्या कहते हैं, क्या ट्रांसलोकेशन। पानी पहुंचाना ट्रांसपीरेशन, और खाना पहुंचाना, हाँ। सो विच आर पोरस इन नेचर, तो ये फूड पहुंचाती हैं और ये इनमें छेद होते हैं, बहुत सारे सीव प्लेट्स होते हैं सीव ट्यूब में। अच्छा अगली बात देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है। पैरेन्काइमा, और ये लिख दो इट इज लिविंग, ये कैसी है, लिविंग टिश्यू भी लिख सकते हैं या लिविंग सेल्स, जो भी लिखना हो। तो अब जरा देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, इट इज मेड ऑफ लिविंग सेल एंड ये क्या करेगी, यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सीव ट्यूब के मेंटेनेंस के काम करेगी। इसके अलावा पैरेन्काइमा के अलावा और क्या था, पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल, it is also made up of living tissue and gives mechanical strength to phloem tissue। ये चीज है। तो कंपेनियन सेल है, इट इज आल्सो फॉर हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ फूड, इट इज आल्सो इसका भी काम है ट्रांसफर्स, इट आल्सो ट्रांसफर्स फूड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अभी बताएंगे कैसे करता है। और बताओ फ्लोएम फाइबर का क्या काम है। सो इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स, ये डेड सेल से बना है, एंड ठीक है गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू को ये क्या देता है, क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। चार चीजें समझ में आ गई। तो ये मैंने जो ऊपर का डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है, फ्लोएम टिश्यू है, और उसके चार कंपोनेंट दिखा दिए कि ये इसके कंपोनेंट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कि
क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ ट्रांसपीरेशन या मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. When water evaporates from stomata present in leaves, लीव्स में क्या है? स्टोमेटा है, ठीक है. इट इज कॉल्ड, जो इवेपरेशन ऑफ वाटर है उसके इवेपरेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन क्या करता है? रेशन, ठीक है, क्रिएट्स वैक्यूम बिहाइंड इट, अपने पीछे क्या छोड़ देता है? ठीक है. टू फिल दिस वैक्यूम, इस हवा को भरने के लिए, जैसे पेप्सी ऊपर उठती है स्ट्रॉ में, नहीं, ये जाइलम में होता है. ट्रांसपीरेशन जाइलम में, फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन. इसके बाद हम फ्लोएम का लिखाएंगे. सो टू फिल दिस वैक्यूम, वाटर एंड मिनरल, ठीक है, फ्रॉम रूट्स राइजेज अप इन जाइलम टिश्यू. किस में उठते हैं बताओ? जाइलम टिश्यू में उठते हैं. एंड रीचेज अप टू लीव्स. तो ये जो भी प्रोसेस है, दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड नीड्स नो एक्स्ट्रा एनर्जी. इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है. ये बस आपने स्ट्रॉ से पानी खींचा, ये हवा खींची और पानी चढ़ गया ना. समझ में आई? तो ये लगभग इसी तरीके का है. नाउ हाउ मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड takes place in plants from leaves to other part. ठीक है. Now movement of food from leaves to other parts through phloem is called, फ्लोएम से इसके होने को क्या कहते हैं? क्या ट्रांसलोकेशन कहते हैं? is called translocation. When sugar solution, ठीक है, मेड इन लीव्स रीचेस टू नियर बाई फ्लोएम, उसके बगल में भी तो फ्लोएम होगी. तो जब वहां से शुगर सॉल्यूशन इसमें पहुंचेगा तो क्या इसके बगल में जाइलम भी है? फ्लोएम के बगल में कैम्बियम है और कैम्बियम के बगल में क्या है? क्या यहाँ पे जाइलम भी होगा ना? एक अंदर अंदर में जाइलम नहीं चलता है और बीच बीच में कैम्बियम होगा. तो इसमें से पानी इसमें आ जाएगा. तो वाटर फ्रॉम जाइलम रशस फ्लोएम, मतलब बीच में आपने देखा नहीं था वस्कुलर बंडल, तो पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर कैम्बियम देखा था, फिर जाइलम नहीं दिखाया था. तो ये फ्लोएम होता है.
और बीच में क्या, फिर ये क्या होता है, क्या जाइलम और बीच में क्या होता है। तो अब ये जब इसमें कभी भी चीनी भरी हो किशमिश में, तो क्या पानी से वो फूल जाएगी और अंगूर बन जाएगा, क्या ये ऑस्मोसिस है। सो रीचेस टू नियर बाई फ्लोएम, देन ड्यू टू ऑस्मोसिस, किसकी वजह से बताओ, वाटर मूव्स, हाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, या ये कह सकते हो फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, फ्लोएम तक पहुंच जाएगा। एंड जो सीव ट्यूब है क्या वो फूल जाएगी, स्वेल्स अप। और अगर ये कैम्बियम, तो अब ये जब स्वीप ट्यूब फूल जाएगी तो क्या ये अपनी अगल बगल की दीवारों पे प्रेशर डालेगी, फूल जाएगी, इसमें पानी भर गया, बोलो, एंड exerts pressure on walls of tube. Now जो सुगर सोल्यूशन है, अब वो पतला हो गया क्योंकि उसमें पानी आ गया, सो शुगर सोल्यूशन इज स्प्रेड टू नेक्स्ट सीव ट्यूब। तो फिर जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो पिचकारी की तरह से क्या इन छेदों से नीचे चला जाएगा सोल्यूशन, बोलो, is transferred to next sieve tube, ऐसा होगा कि नहीं। एंड इन दिस वे, और इस तरीके से क्या होगा, फूड ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। It is a chemical process, ये कैसा प्रोसेस है, and requires ATP of energy, इसमें कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इतना ही रखो।